हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप मेरे साथ इन वीडियो लेक्चर सीरीज में सीख रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग की टर्म्स। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस वीडियो सीरीज का जो कंटेंट है वो हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग के मॉड्यूल से यहाँ पे लिया है, जहाँ से हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को यहाँ से सीखना शुरू किया है। किन किन लोगों के लिए ये फायदेमंद हो सकती है वीडियो लेक्चर सीरीज, वो भी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। एक बार वापस बता देता हूँ। 11th-12th के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, सीए के स्टूडेंट्स, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, जो भी लोग कॉमर्स सीखना चाहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को सीखना चाहते हैं, वो लोग ये वीडियोस आराम से देख सकते हैं। उन्हें जो भी टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन्हें मैं मीनिंग उनका जो लिखा हुआ है जो मटेरियल के अंदर वो पढ़ के भी समझाऊंगा और हिंदी में भी उसका मीनिंग यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। राइट, सो दिस वाज ऑल। नाउ लेट अस बिगिन। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरा नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें सर, सो दैट और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी वहां पे क्लिक कर दें, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस दैट आई अपलोड हियर। राइट, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जो लास्ट टर्म डिस्कस की थी वो थी अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी असेट से। अब असेट्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है बिजनेस के अंदर। पहले इसका मीनिंग जो यहां पे दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटैंजिबल राइट्स, यानी ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और राइट्स भी हो सकते हैं, और ये टैंजिबल भी हो सकते हैं और इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहा है क्योंकि वो हमें दिखते हैं, उनको हम छू सकते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। और इनटैंजिबल राइट्स हैं क्योंकि वो हमें उस तरीके से नहीं दिखते, जैसे कोई कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गई, तो वो हमें दिखते नहीं है। दे आर द राइट्स दैट आर ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। राइट, वो बिजनेस के पास हैं, उसके उसमें बिजनेस का उनके ऊपर अधिकार है, उन्हें यूज करने का उनको अधिकार है। कहीं पे उस पे ओनरशिप पे भी राइट हो सकता है, यानी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज भी हो सकते हैं। एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स, यानी इन असेट्स के, इन ऑब्जेक्ट्स के, इन टैंजिबल और इनटैंजिबल राइट्स के इस्तेमाल से बिजनेस जो है फ्यूचर के अंदर बेनिफिट वहां से कमा करके ला सकता है, उन असेट्स को वहां पे यूज करके। सो दीज आर कॉल्ड एज असेट्स। अब यहां पे देखिए मैंने कुछ एडिशनल भी यहां पे चीजें लिखी हैं जो आपको यहां ब्लू में दिख जाएंगी। मैं उसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं यहां पे। अब देखते हैं यहां पे मैंने क्या लिखा है। एन असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी यानी बिजनेस के द्वारा कंट्रोल किया गया है। यहां पे इन्होंने ओनरशिप की बात कर दी, लेकिन हर केस में ये ओनरशिप हो ऐसा जरूरी नहीं है। उस पे जो बिजनेस है हमारा, उसका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी उसे वो बिजनेस इस्तेमाल कर सके अपने बेनिफिट के लिए और उससे फिर जो है बेनिफिट डिराइव करके निकाल सके अपने बिजनेस के लिए। ये होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी उसको लाने में, उस असेट को लाने में कुछ पास्ट में इवेंट हुई है। ऑब्वियसली जब हम असेट को अक्वायर करेंगे, राइट, तो उसमें कुछ पैसा जाएगा, कुछ हम उसमें डीलिंग करेंगे। तो ये पास्ट इवेंट्स की वजह से हमने या एंटिटी ने कुछ रिसोर्सेस को, यहां पे देखिए इन्होंने टैंजिबल और इनटैंजिबल में भी इसको डिफाइन नहीं किया, ब्रॉड मीनिंग रखा। रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का पास्ट इवेंट से हमने कुछ ऐसी इवेंट्स करी जिससे हमें कुछ रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का, किसको, एंटिटी को कुछ रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का वहां पे राइट एस्टैब्लिश हो गया। एंड फ्रॉम विच, जिसकी वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। यहां पे आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं इसे। आई थिंक नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। राइट, राइट, हाँ। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब उन असेट्स को यूज करके जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, वो वहां पे क्या डिराइव करेगा फ्यूचर में? इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी पैसे का, या जो भी बिजनेस उससे करेगा उससे वो बेनिफिट वहां पे डिराइव करेगा सर। तो ये जो डेफिनेशन है ये फ्रेमवर्क से मैंने ली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फ्रेमवर्क से, और ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है असेट्स की। इसमें तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। पहला है असेट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, किसका? एंटिटी का, बिजनेस का। दूसरा है उनको लाने में कुछ पास्ट इवेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ कैश आउटफ्लो भी इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ रिसोर्सेज का आउटफ्लो इन्वॉल्व हो सकता है। तो दे आर अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। एंड तीसरा जो है फ्यूचर में
इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्लो करते हैं किसको, एंटरप्राइज को, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ असेट्स। तो यहां पे असेट्स की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को हो जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। देखिए, जब भी कंपनी अपनी कैपिटल को इशू करती है, कंपनी में कैपिटल होती है, और ये जो टर्म है ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यहां से समझ में आता है कि एक टाइप ऑफ कैपिटल है, राइट। शेयर कैपिटल है, ठीक है, ये भी समझ में आ जाता है। अब ऑथराइज्ड है, यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी मैक्सिमम अपनी जिंदगी में जो है इशू कर सकती है, या जितने के शेयर मैक्सिमम एक कंपनी जो है वो इशू कर सकती है अपने पूरे लाइफ टाइम में, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इट इज ऑथराइज्ड टू दैट कंपनी, और वो पूरी लाइफ टाइम में अपनी उतनी ही कैपिटल को जो है रेज कर सकती है। तो यहां पे आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द नंबर एंड पार वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर। अब इसमें केवल एक ही क्लास के शेयर्स नहीं होंगे, अलग अलग क्लास के शेयर्स होंगे। जैसे कोई शेयर 5 रुपए फेस वैल्यू का है, कोई 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, तो अलग अलग टाइप के शेयर्स यहां पे होंगे। दैट एन एंटरप्राइज में इशू इन अकॉर्डेंस विद इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। अब ये जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है ये कहां पे मेंशन होती है सर? ये आपका एक जब इनकॉर्पोरेशन होती है तो उसके टाइम पे, कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कंपनी से रिलेटेड ये टर्म है, तो वहां पे जब भी कंपनी जब बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी कंपनी का बर्थ होता है, उस टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया जाता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, और उसके अंदर जो है ऑथराइज्ड कैपिटल को वहां पे मेंशन किया जाता है। सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो यहां पे इन्होंने बोला है। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए सर ये किसकी बात कर रहे हैं? सर ये बात कर रहे हैं MOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए, जब हम अकाउंट्स यहां पे पढ़ रहे हैं, देखिए हम टर्म्स पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की, लेकिन यहां पे कुछ कुछ हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं किससे? कंपनी लॉ से भी कुछ रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज जो आप लोग पढ़ते हैं 11th और 12th में, उससे भी यहां पे हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, उन्हें हम साइलोज में या उन्हें आइसोलेशन में हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट दी डॉट्स, कि हाँ भाई हमने ये वहां पे पढ़ा था तो इससे उस चीज को हम यहां पे रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब आगे लिखा हुआ है दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज दी नॉमिनल शेयर कैपिटल। इसका एक और नाम भी इन्होंने दे दिया है, नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो अब एग्जाम में आपसे हो सकता है वो 1 मार्क में पूछ लें कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर नॉमिनल शेयर कैपिटल, और दे कैन आल्सो आस्क यू व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। किताब में साफ साफ लिखा हुआ है नॉमिनल शेयर कैपिटल विल बी दी आंसर। आइए, अब ये आपको समझ में आ गया, ये मैक्सिमम अमाउंट है सर, ऑथराइज्ड जितना है उतना। क्या सर इसे चेंज नहीं कर सकते? इसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, हमें अमेंडमेंट करना होता है मेमोरेंडम में, उसकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग होती है, और उसे कंपनीज एक्ट के थ्रू हम वहां पे देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात होती है तो आपको यह ध्यान में रखना है, दिस इज दैट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम। सर एंड मैम, पूरी जिंदगी में जितनी ये शेयर कैपिटल वो रेज कर सकती है बाय इशूइंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सर एंड मैम, मैं एक बार वापस आगे बढ़ने से बोल रहा हूं सर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में और लेकर के आता रहूंगा और यूं ही आपको पढ़ाता रहूंगा, राइट। और आपको पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं और मुझे बताना है, राइट। आइए, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, इट इज अगेन अ वेरी सिंपल टर्म, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है? लागत होती है सर, एवरेज। अब जब भी हम कोई चीज एवरेज में पढ़ते हैं, दैट इज पर यूनिट, राइट, सिंपल है। हम यही आज तक समझते आए हैं कि एवरेज मतलब उसे पर यूनिट वहां पे निकाल लिया। यहां पे अकाउंट्स में जब हम एवरेज कॉस्ट को समझते हैं, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग एन एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द सेम नेचर
ओवर अ पीरियड। ओके अब इसमें देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हैं, लेट सपोज आप ये पेन बना रहे हैं। अब इस पेन को बनाने के लिए आपको चाहिए रिफिल, राइट। अब आप रिफिल बाजार से लेकर के आते हैं। जब आप 1 तारीख को रिफिल लेकर के आए थे तो रिफिल बाजार में मिल रही थी 2 रुपए की। कितने की मिल रही थी सर? 2 रुपए की रिफिल मिल रही थी। तो आप 100 रिफिल ले आए। फिर जब आप 2 तारीख को रिफिल लेकर के आए, 1 तारीख को आप रिफिल लाए, फिर आपने बना ली, 1 को बना ली, 2, 3, 4, 5 को मान लो आपकी रिफिल खत्म हो गई। और फिर आप जाकर के 5 या 6 तारीख को वापस गए बाजार में और रिफिल लेकर के वापस आए कि मुझे और पेन्स बनाने और मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मैं और रिफिल लेकर के आता हूं। तो जब आप और रिफिल लेने बाजार में गए तो अब वहां पे कहा कि भैया महंगाई बढ़ गई, अब जो रिफिल है वो 2 की बजाय आपको 3 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी सर? 3 रुपए की मिलेगी। और फिर आप जो जाकर के वहां से 100 रिफिल ले आए 3 रुपए के हिसाब से। अब पहले जो आप रिफिल लेकर के आए थे सर, वो कितने की थी? सर पहले हम जो रिफिल लेकर के आए थे 2 रुपए की 100 रिफिल थी, यानी हम कितने की रिफिल लेकर आए? 200 रुपए की रिफिल यहां पे ले आए। कितने की रिफिल ले आए? 200 रुपए की। और नेक्स्ट टाइम जब हम गए बाजार में तो हमें जो रिफिल मिली वो कितने की मिली सर? तब हमें वो 3 रुपए की मिली, यानी हम 300 रुपए की वहां पे रिफिल ले आए। यानी उस पूरे महीने की, मैं 1 महीने की यहां पे बात आपसे कर रहा हूं, उस पूरे महीने में आपने मान लीजिए 200 रिफिल वहां से खरीदी बाजार से और 500 रुपए की वो रिफिल थी। और 200 रिफिल जब आपने खरीदी तो वो एवरेज उसकी कॉस्ट कितनी हुई? एक रिफिल की कॉस्ट कितनी हुई सर? 500 बटा 200, यानी ना तो उस रिफिल की कॉस्ट 2 रुपए हुई, ना उस रिफिल की कॉस्ट 3 रुपए हुई, उस रिफिल की कॉस्ट कितनी हुई? 2.5 रुपए। इसे हम कहते हैं एवरेज, क्योंकि रिफिल तो सेम है, रिफिल की कॉस्ट यहां पे चेंज हो गई, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमारा क्या है? अरे वो भी तो पेन ही बन रहा है, सेम बन रहा है, और रिफिल भी वही सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी कॉस्ट चेंज हो गई इसलिए उसकी एवरेज कॉस्ट यहां पे जो है वो क्या आएगी? 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अब इसमें कई दफा क्या है, वेट भी ऐड कर दिया जाता है, वेटेड इसको निकाला जाता है। ठीक है, एक फैक्टर इसमें और जोड़ दिया जाता है, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो लास्ट लाइन में इन्होंने समझा रखा है, व्हेन वेटेजेस आर ऑल्सो अप्लाइड इन द कंप्यूटेशन इट इज टर्म्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट। जब इसमें कोई वेट डाल देंगे, कोई और फैक्टर की वैल्यू को इंक्लूड करके फिर उसकी कॉस्ट को वहां पे कैलकुलेट करेंगे, वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रिफिल्स भी हो सकती हैं। जैसे यहां पे तो नंबर ऑफ रिफिल्स दोनों बार 100 ही हमने ली, तो वेट्स बराबर ही हैं। ठीक है, मान लो अलग अलग होती, एक बार हम 100 रिफिल लेकर के आए, एक बार हम 200 रिफिल लेकर के आए, एक बार हम 300 रिफिल लेकर के आए, तो 1 2 3 इस तरीके से वेट हम दे सकते थे, राइट। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें ज्यादा हमारे को अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट हां समझने की जरूरत है कि इस कैलकुलेशन के अंदर हम एक और वेट का फैक्टर ऐड कर सकते हैं, एंड देन दिस एवरेज कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? देन दिस एवरेज कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज सर वेटेड एवरेज कॉस्ट। यहां तक की बातें आपको समझ में आती हैं? जी हां सर, हमें यहां तक की बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, आपको बिजनेस में बहुत सारे लोगों से पैसा लेना होता है। ठीक है, आपने किसी को सामान बेचा, उससे आपको पैसा लेना है, आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, उससे आपको पैसा लेना है। तो जो भी ये पैसा लेना होता है हमारे लिए वो एक असेट है। और अगर मान लो अगला व्यक्ति हमें कह देता है कि जाओ मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, क्या कर लोगे? कर लो जो करना है। ठीक है, तो अब वो पैसे नहीं दे रहा, अब उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब उसकी रिकवरी जब पॉसिबल नहीं है तो ऐसी डेट को, जो हमें पैसे लेना है, वो हमारे लिए क्या है? असेट है, वो हमारे डेटर्स हैं। क्या है? वो हमारे डेटर्स हैं, असेट हैं। और जब ये डेटर्स बैड हो जाते हैं, यानी ये हमारे को पैसा देने के लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं और हमारे पास कोई भी रिकवरी का ऑप्शन नहीं बचता, तो हम इसे कह देते हैं बैड डेट्स। क्या कह देते हैं सर? बैड डेट्स। डेट्स ओड टू एन एंटरप्राइज विच आर कंसिडर्ड टू बी इररिकवरेबल। अब जो है इस केस में सर हमारी यहां पे रिकवरी जो है वो यहां पे पॉसिबल नहीं है, इसको हम यहां पे कह देते हैं बैड डेट। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है बैलेंस शीट। सिंपल मीनिंग बताता हूं सर, समझिएगा, बहुत जल्दी आपको चीजें याद होंगी, समझ में भी आएंगी। अरे बैलेंसों की शीट उसे कहते हैं बैलेंस शीट, जहां पे असेट और लायबिलिटीज के जो अकाउंट हैं उनके बैलेंसेस को लिखा गया है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में,
उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। और जब भी आप किसी भी असेट और लायबिलिटी के अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो एज ऑन डेट होगा या किसी पीरियड के लिए होगा? सर वो हमेशा असेट और लायबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ऑन डेट। इसका मतलब बैलेंसों की वो शीट जो एक दिन हमने बनाई, जिस दिन भी बनाई उस दिन के हमने असेट्स और लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस हैं उन्हें एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में वहां पे सजा दिया, लिख दिया। एक तरफ असेट लिख दिए, एक तरफ लायबिलिटी लिख दी, और इसको हमने क्या कह दिया सर? इसको हमने कह दिया बैलेंस शीट या बैलेंसों की शीट, बैलेंस शीट। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन चीजों को समझिए क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं सर। अगर आप इनको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ गए तो आने वाले दिनों में जब आप अकाउंट्स के आगे और सम्स करेंगे, सवाल करेंगे और बातें पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी जो है दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। राइट। अब देखिए डेफिनेशन को हम यहां पे पढ़ लेते हैं, बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अरे सर वो असेट और लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? सर वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को वहां पे शो कर रहे हैं ऑफ एन एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट। सर जो बैलेंस हम निकालेंगे बैलेंस शीट में डालने के लिए वो एज ऑन डेट होंगे विच एग्जिबिट्स इट्स असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स एंड अदर अकाउंट बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है सर, अकाउंट्स के अंदर हम चार चीजों से मेनली डील करते हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ये देखिए इनकम और जो एक्सपेंस के जो बैलेंस हैं ये बैलेंस शीट में नहीं शो होते, इन्हें हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? P&L में ये जाकर के शो होते हैं। बैलेंस शीट में मुख्यतः जो है वो असेट और लायबिलिटीज के बैलेंस यहां पे शो होते हैं। अब यहां पे कैपिटल लिखा है, सो कैपिटल जो है वो भी एक लायबिलिटी का पार्ट है। अगर बिजनेस को हम सेपरेट एंटिटी की तरह देखते हैं तो बिजनेस की कैपिटल थोड़ी है, बिजनेस के ओनर्स की कैपिटल है। राइट। तो वो तो उस एंटरप्रेन्योर की कैपिटल है, वो बिजनेस की कैपिटल नहीं है सर। ठीक है। और रिजर्व भी जो है वो कैपिटल का वहां पे हिस्सा होती है एंड अदर अकाउंट बैलेंसेस जो कि असेट और लायबिलिटीज के वहां पे हो सकते हैं। राइट। तो बैलेंसों की शीट, बैलेंस शीट यहां पे हमने समझा। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है व्हाट आर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर? एन इंस्ट्रूमेंट, यानी एक कोई कागज का पत्थर है, उस पे किसी ने उसको कह दिया इंस्ट्रूमेंट है ये, और उस पे इन राइटिंग ये इस पे कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई कंडीशन अटैच नहीं है पर एक उसमें ऑर्डर है। क्या है उसमें? ऑर्डर। ऑर्डर है क्या? साइंड बाय द मेकर, जिसने उस बिल को बनाया है उसके नीचे उसने दस्तखत भी किए हैं, साइन भी किए हैं। और क्या किए उस ऑर्डर में? क्या लिखा है उस ऑर्डर में? उसने डायरेक्ट किया है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट किया है कि हे पार्थ, हे व्यक्ति, हे पर्सन, ठीक है, सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसको भी डायरेक्ट किया है कि तुम ये पैसा इतने टाइम पर दे देना, इस टाइम पे किसको दे देना? टू अ सर्टेन पर्सन। ठीक है। और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, किसी के ऑर्डर पर या किसी पर्सन को ये पैसा इस टाइम पे दे देना। या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर मतलब जो ये बिल तुम्हारे पास ले आए उसको या तो तुम पैसे दे देना। ऐसा उसने करके एक इंस्ट्रूमेंट, एक कागज के पत्थर पर लिखा, नीचे अपने दस्तखत कर दिए, और इसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं सर? बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी हम माल खरीदते हैं किसी से, ठीक है, तो उसे हाथों हाथ हम पेमेंट नहीं करते, हम एक बिल बना करके साइन करते हैं कि भैया तुम इस बंदे को भेज देना, मैं तुम्हारा पेमेंट जो है यहां पे कर दूंगा। ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है बोनस शेयर्स। क्या है सर? बोनस शेयर्स। ठीक है। शेयर जब इशू करती है कंपनी तो कुछ पैसा लेती है शेयर होल्डर को, तब फिर वो शेयर देती है। लेकिन बोनस शेयर ऐसे शेयर हैं जब कंपनी ने बोनस दे दिया, अरे मजे आ गए, फ्री में शेयर दे दिए। यानी कंपनी ने क्या किया?
अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया, अपने प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके उनसे बना दी क्या, उनसे बना दी कैपिटल, उनसे बना दी क्या, उनसे बना दी कैपिटल, और इशू कर दिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ एडिशनल शेयर्स दे दिए, और उसे हमने कह दिया क्या, बोनस शेयर। यहां पे क्या कह दिया बेटा, बोनस शेयर। यहां पे कह दिया शेयर्स अलॉटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स और सरप्लस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। अरे कंपनी के पास पैसे बहुत पड़े थे, क्या पड़े थे, पैसे। तो कंपनी ने सोचा, कंपनी के पास पैसा पड़ा है तो कंपनी क्या कर सकती है, सर कंपनी जा जाके शेयर होल्डर के घर में डिविडेंड बांट सकती है, लो 10-10 रुपए सब रख लो, ये क्या है, ये डिविडेंड है। कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया, नहीं सर, कंपनी ने यहां पे डिविडेंड नहीं दिया। क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी ने कहा कि मेरे पास ये जो प्रॉफिट पड़ा है, अब इसको मैं आगे किसी बिजनेस में इस्तेमाल करती हूं। क्या कंपनी ने उस बिजनेस में इस्तेमाल किया, नहीं, वहां भी नहीं किया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि मैं इस प्रॉफिट से जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें मैं शेयर दे देती हूं, और शेयर देने के लिए उसने क्या किया, वो प्रॉफिट जो पड़े थे उसे कैपिटलाइज कर दिया। अभी तक वो प्रॉफिट थे, अभी तक वो प्रॉफिट क्या थे, प्रॉफिट का हिस्सा थे, लेकिन अब वो जब उसने फ्री में शेयर बांटने की सोची तो उन प्रॉफिट्स को क्या बना दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स या रिजर्व्स और सरप्लस। यहां पे प्रॉफिट्स स्पेसिफिकली नहीं है क्योंकि प्रॉफिट्स तो जनरली बांट देती है और जो बचता है फिर उसे रिजर्व में डाल देती है कंपनी। तो यहां पे जो स्पेसिफिकली है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स से जो शेयर्स दिए गए, किसे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में दे दिए। सर उससे कोई पैसे लिए, सर कोई पैसे वैसे नहीं लिए, हमारे पास जो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थी हमने उसको क्या कर दिया, उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, उसे कैपिटलाइज वहां पे कर दिया। इसे कहते हैं बोनस शेयर। बल्ले बल्ले हो गई है, फ्री में शेयर यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल गए हैं। बड़ा ही मजा आया। आइए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है बुक वैल्यू। सर ये बुक वैल्यू क्या होती है, अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने बैलेंसों की शीट बनाई थी, और वो बैलेंसों की शीट किसकी मदद से बनाई होगी, सर बुक्स की मदद से, और बुक्स में कुछ वैल्यू होगी किसी ना किसी चीज की, असेट्स की, लायबिलिटीज की। अरे उसी को तो बुक वैल्यू बोलते हैं। जो वैल्यू वहां लिखी है, जो वैल्यू बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है, उसे कह देते हैं बुक वैल्यू। द अमाउंट एट विच an item appears in the books of accounts or financial statements, it does not refer to any particular basis on which the amount is determined, cost, replacement value, etc. अरे हमारे को उसकी जो भी आइटम है जिसकी भी हम बुक वैल्यू देख रहे हैं, हमें उसकी कोई और मेथड से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वैल्यू। अरे हम तो जो बुक में वैल्यू दी हुई है वही उठा लेंगे और उसे क्या कह दिया, बुक वैल्यू। क्या कह दिया, बुक वैल्यू। वेरी वेरी सिंपल। बुक वैल्यू जैसा नाम है वैसा ही उसका जो है रंग रूप स्वरूप बिल्कुल वैसा ही वहां पे है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। क्या है सर, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट आर, देखिए कंपनी पैसा लेती है, बहुत सारा उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो कुछ पैसा लोन के माध्यम से भी लेती है। किसके माध्यम से, बोरोइंग ऑफ फंड्स भी करती है, उसे लोन भी लेना पड़ता है। और इस लोन को लेने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट लगती है वो लगती है आपकी इंटरेस्ट की। और इसके अलावा भी, अरे इंटरेस्ट के अलावा भी तो लोन को लेने में कुछ और कॉस्ट लग सकती है। सर बिल्कुल लग सकती है। जैसे आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कोई एजेंट मिल गया, उसको आपको कुछ पैसे देने पड़े, या कोई भी और कॉस्ट जो आपको लोन लेने में लगी, फंड्स को बोरो करने में लगी बिजनेस को। बोरोइंग कॉस्ट्स यहां पे सिंपली उसका मतलब समझिए आर द इंटरेस्ट। एक तो वो जो बोरो फंड किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ब्याज देगी ना कंपनी बैंक को, जी सर उस पे ब्याज हमें जरूर देना पड़ेगा, और अगर हम ब्याज नहीं पे करेंगे तो भैया कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी, ठीक है। और कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी, उसकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, आगे बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलेगा और सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उसे छोड़ो, रहने दो, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। यानी बोरोइंग कॉस्ट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या, ब्याज का, इंटरेस्ट। and other cost incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds, in connection with the borrowing of funds। जो उसने फंड्स बोरो किए, लोन लिया, पैसे लिए, उधार लिया, उससे जुड़ी जो भी कॉस्ट है उसे यहां पे क्या कह दिया, एक तो ब्याज की कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो भी जुड़ी हुई है उसको कह दिया बोरोइंग कॉस्ट।
यहां तक की बातें क्या आपको समझ में आती हैं? बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो जो है वो ऑलरेडी 20-25 मिनट का हो चुका है, तो मैं लास्ट टर्म यहां पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्म जो आज की हम देख रहे हैं वो है बॉन्ड और डिबेंचर। ठीक है, बॉन्ड और डिबेंचर क्या होता है सर? सिंपली बताऊं, बॉन्ड और डिबेंचर इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक पन्ने पे कंपनी बोल रही है थैंक यू, आपने हमें पैसे दिए। ठीक है, और इस पन्ने को हमने बोल दिया बॉन्ड या डिबेंचर। ठीक है, अब ये कंपनी की कॉमन सील लगा हुआ होगा, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होगी कि आपने जो हमें पैसा दिया है उस पे हम आपको इतना ब्याज देंगे, आपके पैसे को हम इतने टाइम बाद रीपे कर देंगे, सारी कंडीशंस लिखी होंगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ formal document whether it is a bond or a debenture. So let us read the definition now. A formal document constituting acknowledgement of a debt, simply it is an acknowledgement of a debt. ठीक है, थैंक यू बोलने के लिए कागज पे लिख दिया अरे ये बॉन्ड है, by an enterprise usually given अंडर इट्स कॉमन सील। मैंने आपको बताया यहां पे कॉमन सील लगी होगी, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा, एंड नॉर्मली कंटेनिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड सिक्योरिटी इफ एनी, इट इज ट्रांसफरेबल इन अप्रोप्रिएट मैनर। और उसके जो ट्रांसफर के रूल्स हैं कि वो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वेदर इट इज ट्रांसफरेबल और नॉट, वेदर इट इज कन्वर्टेबल, जो भी सारी चीजें वो उस पे मेंशन्ड वहां पे होती है, और उसे हम बोलते हैं डिबेंचर। यानी कंपनी क्या इशू करती है? कंपनी लोगों से पैसे लेती है और कंपनी लोगों को क्या देती है? डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दैट दे हैव गिवन टू द कंपनी in the name of debentures, and all the the rate of interest, the repayment, how it will be made, it is all written on the debenture certificate. It is called, okay, and it is a formal document issued under the कॉमन सील ऑफ दी कंपनी। सर ये कॉमन सील क्या होती है? जैसे जिंदा आदमी साइन करता है ना बेटा, वैसे कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या है सर? कंपनी तो हमें कभी चलती हुई दिखाई नहीं दी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सर एंड मैम। तो कंपनी जो है, कंपनी साइन नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या लगाती है सर? कंपनी सील लगाती है, ठप्पा लगाती है, और उस ठप्पे को बोला जाता है कॉमन सील। इट इज काइंड ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, सो इट इज इशूड अंडर द signature of the company, common seal of the company. That formal document, acknowledgement of debt for the amount that the company has taken in the name of debenture or bond, is called as debenture or bond sir and ma'am. यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की टर्म्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं और इसी तरीके से हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहां पे मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, और एक बात हमेशा जो मैं बोलता हूं, दैट यू पीपल आर सो वेरी ऑसम। ऐसे ही हम और सब्जेक्ट्स को भी यहां पे डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।